तो अगर ट्रॉमा को हील किया जाए तो ये किस किस क्षेत्र में बेहतर हो सकती है? क्या लोगों का रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, करियर बेटर हो सकता है, किस टाइप से कहाँ पे हम बेटरमेंट इसका देख सकते हैं? हम आउटर कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं कि हमें बॉडी लैंग्वेज को इन्हांस करना है, उसे कॉन्फिडेंस में बदलना है, बट इंटरनल स्टेट का क्या? तो ये भी एक ट्रॉमा हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर कि उन्हें लगेगा जो भी आपको इमोशन फील होता है आप उसको एक्सेप्ट करना सीखें। दुनिया आपको चाहे कुछ भी बोले, नहीं तुम्हें वहम हो रहा है, चलो उठो अब एक्सरसाइज करो, कुछ भी कर लोगे, लेकिन आप समझे आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आईटी प्रोफेशनल्स भी बहुत परेशान रहते हैं, मतलब प्रेशर फील करते हैं, फियर रहते हैं, तो वो लोग एंजाइटी और बर्नआउट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसके लिए हम एक ग्राउंडिंग प्रैक्टिस टेक्निक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों पैरों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एफर्मेशंस बोल के कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से तो एफर्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बॉडी है, वो सब जानती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ बचपन में तो ऐसा हुआ, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि आई एम हैप्पी? मैं तो नहीं बिलीव कर रही। आज भाग रहे हैं लोग, कंपटीशन बहुत है, हद से ज़्यादा है। मुझे एक प्रकार से ये बताइए कि हसल कल्चर जो है ये टॉक्सिक है या फिर नेसेसरी है फॉर सक्सेस के लिए? कि इस भागा दौड़ी में है जैसे फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे साथ वाले लोग तो बहुत कर रहे हैं लेकिन मैं तो बस इतना ही कर पाता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 21 दिन के बाद मैं दोबारा अपनी पुरानी हैबिट में जा रही हूँ, जहाँ मैं फिर से 8 बजे उठना स्टार्ट करती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अरे मैं 8 बजे उठी, मैं 5 बजे तो उठी नहीं, तो ये इसलिए हो रहा है कि शायद मेरी जो वो लेजी पर्सन की मेरे अंदर एकदम छवि बन के चिपकी हुई है। लेकिन एक प्रकार से समझिए, अगर कोई बिल्कुल लॉस्ट है, होपलेस है, स्टेप 1 क्या होना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए? हेलो मैम, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइड। थैंक यू सो मच। ओके, तो आज शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लोगों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और बेनिफिशियल भी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जैसा कि आप लाइफ कोच हैं, आप लोगों को हेल्प करते हो उनको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, तो मुझे एग्जैक्टली सबसे पहले बहुत ईजी डेफिनेशन में बताइए कि ट्रॉमा क्या होता है और ये फिजिकल लेवल में होता है या मेंटल लेवल में होता है? जी। थैंक यू फॉर आस्किंग। हम सबसे पहले समझते हैं ट्रॉमा क्या होता है। हमें ऐसा लगता है ट्रॉमा कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए लाइफ में, जैसे किसी लव्ड वन का चले जाना, या कोई हमारी लाइफ से चला जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम बिखर जाते हैं, या हमने किसी की वो देखा कि कोई फायर पे कोई हमारा घर है जल जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें ट्रॉमा है। बट ट्रॉमा वो चीज़ भी है जिसको हम ट्रॉमा समझते ही नहीं हैं, और वो ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे हमारा माइंड अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, हमारा नर्वस सिस्टम सेल्फ रेगुलेशन मोड पे नहीं जा पाता, सेल्फ बैलेंस नहीं कर पाता है, हार्मोनियस स्टेट पे नहीं आ पाता। और वो इसलिए होता है जब स्टेट ऑफ ओवरवेल्म हो जाती है। तो ट्रॉमा क्या है? एक स्टेट ऑफ ओवरवेल्म है जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम खुद को बैलेंस नहीं कर पाता है। और इसके बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है। अब उसके मम्मी पापा आते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं, और वो कहता है कि आप हमेशा मुझे मना करते हैं कि आइसक्रीम मत खाओ, भैया को तो कभी नहीं बोलते, भैया तो 4 साल बड़े हैं, वो भी खाते हैं। तो फिर माँ बाप बोलते हैं कि आपको बेटा टॉन्सिल्स है और डॉक्टर ने मना किया है। तो वो बच्चे को फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कि उसके हित के लिए बोला जा रहा है, पर उसको लगता है हमेशा मुझे चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है, ये किया जाता है। तो उसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, राइट। तो वहाँ पे एक स्प्लिट क्रिएट हो गया है बच्चे के अंदर, और उसको उस स्प्लिट को बोलते हैं, उसे वूंड बोलते हैं। सो बेसिकली उसका इनर चाइल्ड जो है वहाँ पे वूंडेड हो गया। अब वो बच्चा जाता है स्कूल, अब वो चाहता है, अब वो सपोज 2 दिन के लिए एब्सेंट था, और वो स्कूल जाता है और वो अपने क्लासमेट से बोलता है कि मुझे दिखा दो कि मैम ने क्या काम कराया है। और क्लासमेट मना कर देता है कि मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये वो। एंड उस बच्चे को लगता है कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, ये तो मेरा फ्रेंड ही नहीं है, ये तो अपनी धुन में ही है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर एक दूसरा स्प्लिट क्रिएट हुआ। ओके। अब जब तीसरा इंसिडेंट होता है, बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, वो ऑडिशन के लिए जाता है और उसकी टीचर बोलते हैं तुम ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अब 10 लोगों का कंपटीशन होता है, उसमें से सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट होने हैं। और ये बच्चे को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरी मम्मी तो मेरी बहुत तारीफ करती है कि बेटा तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। लेकिन उस दिन टीचर बोल देती है सब बच्चों के आगे कि बेटा तुम्हारी वॉइस ना बहुत लाउड नहीं है, तो तुम ऐसा करो, प्रैक्टिस करो, अभी तुमको हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें नेक्स्ट राउंड में कभी भी ले लेंगे। तो बच्चे को फिर से लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरी मम्मी तो कहती है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैम ने आज मना कर दिया, मुझे सिलेक्ट ही नहीं करा।
तो ऐसे करते करते छोटी छोटी चीजें होती हैं जहाँ पे स्प्लिट क्रिएट होता रहता है बच्चे के अंदर, और जब वो बड़ा हो जाता है तो ये बातें वूंड की तरह सबकॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर होती है। ओके। और हो सकता है जब बच्चा बड़ा हो, 20 साल का हो, 25 साल का, 30 साल का, उसे बातें ये रोज याद नहीं रहने वाली, पर उसके जहन में है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो वो बेसिकली आगे चलकर इम्पैक्ट करती हैं छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो इन इंसिडेंट से रिलेटेड ना हो, पर यहाँ पे ट्रॉमा क्रिएट हो गया। ओके। और ट्रॉमा इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका ब्रेन इनकम्प्लीट होता है, तब सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप्ड होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम से जो भी स्टिमुलस बाहर से आता है वो एब्जॉर्ब होता है ब्रेन स्टेम के अंदर। और वहाँ पे जब हमारा शुरुआत में, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो डाउनवर्ड लेवल पे ग्रो करता है और इनवर्ड से आउटवर्ड ग्रो करता है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो डेवलप नहीं होता। और ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये बेसिकली हमारे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस के लिए, डिकोडिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए तब यूज होता है। पर क्योंकि हम तब छोटे होते हैं और ये डेवलप नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, तो इसलिए हम बातों को समझ नहीं पाते। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि सिर्फ हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप्ड होता है और वो हमारा, आप समझिए, बॉडी से कनेक्टेड है, तो सारी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो उसको बोलते हैं बॉडी मेमोरी। तो इस तरीके से जब बच्चा देखता है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज हुई, शोर मचा, किसी कोई इस पे चिल्ला दिया, या किसी ने उसे कुछ बोल दिया, या वो कहीं उसे रिजेक्शन फेस किया, तो अभी उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है 3-4 साल की एज के बाद। लेकिन उससे पहले, उस जैसे मानिए 10 साल तक, तो अब जब उसने जो भी सिचुएशंस ऐसे देखे जो उसके हित में नहीं थे, जहाँ उसने रिजेक्शन फेस करा या पेन फेस करा, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, तो वो सारी चीज़ें बॉडी की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी ब्रेन को पता नहीं होता क्योंकि थॉट्स उस टाइम नहीं होते डेवलप्ड, लेकिन फीलिंग्स हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं, और वो ट्रॉमा। लेकिन आपने जैसे ये रिजेक्शन के लिए बताया, जी। तो ये तो मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, मतलब कहीं ना किसी पार्ट में हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो फिर ऐसा मतलब कौन सी अवेयरनेस बच्चों के पास होनी चाहिए कि उसको पहले से पता रहे कि ये चीज़ मतलब इनडायरेक्टली पीछे हमारी मेमोरी में सेव ना हो, जैसे कि चीज़ें हार्ड डिस्क में होती है, बिल्कुल तो वैसा ना हो। तो फिर क्योंकि बच्चा तो अवेयर है नहीं, बिल्कुल है ना, तो क्या चीज़ें फिर ऐसा कर सकते हैं कि, क्योंकि ये तो सब रिजेक्शन तो सबके साथ है और इवन छोटे में नहीं बड़े में भी होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या किया जाए इसके लिए? तो ये हम कह सकते हैं कि 6 से 7 साल तक जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, तो अगर पेरेंट्स को उस टाइम अवेयरनेस हो तो वो बच्चे को उसी टाइम बता सकते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि बच्चे पे इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। लेकिन कभी कभी इम्पैक्ट पड़ा भी होता है लेकिन बच्चा शो नहीं करता, वो मन ही मन, उसका इनर चाइल्ड वुंड हो जाता है या उसको ट्रॉमा हो जाता है, लेकिन उसको भी अवेयरनेस नहीं होती कि उसे ट्रॉमा हुआ है, राइट। और उसको आगे चल के इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा। तो अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस है तो पेरेंट्स बच्चों के साथ बात करें और उन्हें हमेशा ये समझाने की कोशिश करें कि बेटा, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम सिर्फ 5 साल के हो, तुम सिर्फ 6 साल के हो, अगर म्यूजिक टीचर ने तुम्हें मना भी करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे चलकर कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है। तो जब हम इस तरीके के कॉन्वर्जेशन करेंगे तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे समझने लगेगा और अपनी आइडेंटिटी को ये एक्सटर्नल वैलिडेशन वाली जो चीज़ें हैं उनसे सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा। डिफ़िकल्टी तब आती है जब पेरेंट्स और बच्चे में ये बातचीत होती ही नहीं है। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स से इस बारे में बातचीत नहीं होती थी क्योंकि पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो हम एज अ चाइल्ड जो भी हमने अपने इंटरनल स्टेट में लिया, अगर हमने उसे सच मान लिया तो सच मान लिया। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो रिजेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेते, तो वो डिपेंड करता है कि किसी का फिजिकल जो एनाटॉमी है ब्रेन का या जो नर्वस सिस्टम है वो ऑलरेडी कितना रेजिलिएंट है। और ये भी डिपेंड करता है कि उनका, जब वो मदर की वूम में थे तो उस टाइम मदर की क्या स्टेट थी इंटरनल। तो अगर उनके अगर प्रीवियस जनरेशंस में जाएं, वहां पे ट्रॉमा नहीं है बहुत सारा रिजेक्शन से रिलेटेड, तो शायद इस बच्चे में भी नहीं आएगा। अच्छा, जैसे आपने अभी ट्रॉमा की बात कही, तो इससे ये समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों के अंदर अगर ट्रॉमा आ गया, मतलब चीज़ें, कोई चीज़ आ गई, तो वो बहुत ही मतलब ज़्यादा गहरी तरीके से सेव हो जाती हैं, उनकी मेमोरी में प्रभाव डालती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये भी है कि अगर एक अच्छी चीज़ें मेमोरी में डाल दी जाए, जैसे कि कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी की माता जी ने उनको बोल दिया था वो किला जीतते हैं, वो 17 साल में बस कि किला दिख रहा था और जीत गए। तो फिर ये भी किया जा सकता है इसका अपोजिट? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि
कहते हैं ना कि जो आपने बच्चे को बताया उस टाइम पे, जब आप सोचिए 3 साल तक बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ से वो लॉजिकल एनालिसिस या रीजनिंग करता है या लैंग्वेज को समझता है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो उस केस में बच्चे को प्यार देना बहुत ज़रूरी है और वो सेंसरी स्टिमुलेशन के थ्रू होता है। तो जितना ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे को हग करेंगे, उसे अपने पास बिठाएंगे या बॉडी टू बॉडी टच होगा या उसकी बातों को सुनेंगे, ये सारी चीज़ें उनके बॉडी में एज अ मेमोरी स्टोर हो रही हैं ओके। और उन्हें बड़े होके याद भी नहीं होगा कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसा किया था, लेकिन बॉडी नोज एवरीथिंग। तो ऐसा होता है कि व्हेन ब्रेन कैन नॉट डिकोड, बॉडी नोज, बॉडी को पता होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे एक बार ऐसा कोई इंसिडेंट है कि रोमानिया में बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे। तो एक कोई उस लेवल पे हैं एक बॉस्टन में, और वो प्रोफेसर थे पीडियाट्रिक्स के, डॉक्टर चार्ल्स है उनका नाम। और वो वहाँ पे जाते हैं उन बच्चों से मिलने, तो वो ये देखते हैं कि बच्चे भागते हुए डॉक्टर के पास आ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ लिया, उनकी गोदी में बैठ गए हैं और बोल रहे हैं कि अब हमारे साथ खेलो। तो उस टाइम तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही स्वीट बिहेवियर है उन बच्चों का। बच्चे थे, आप समझिए, करीबन 10 साल के। लेकिन बाद में ये पता चला कि इसे इनडिस्क्रिमिनेट फ्रेंडलीनेस बोलते हैं। अच्छा। और ये इसलिए है क्योंकि जब बच्चे छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, तब उनको फिजिकल टच नहीं मिला था, क्योंकि हर 15 बच्चों के लिए एक केयर टेकर था, तो सिर्फ उनकी फिजिकल नीड्स मीट होती थी। पर जब वो रोते थे तो उन्हें कोई संभालने नहीं आता था, उन्हें कोई भी गोदी में उठाने नहीं आता था। तो इस वजह से क्या हुआ, सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं मिला उन बच्चों को, तो उनकी बॉडी में वही ट्रॉमा की फॉर्म में स्टोर हो गया कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो सेफ्टी एंड कनेक्शन उनका वहीं पे टूट गया। और इसकी वजह से जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा था 3-4 साल, 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, तो ब्रेन का फिजियोलॉजी भी चेंज हो गया। ओके। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे लैंग्वेज को डिकोड करने में हेल्प करता है, उसकी फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि फिजिकल टच नहीं मिल पाया। ओके। तो यही कहेंगे कि बच्चे को जो अच्छी अच्छी चीज़ें आप बता सकते हैं वो ज़रूर बताएं। रात को सोने से पहले ज़रूर बताएं। सोने से पहले हमेशा ये कोशिश करें कि बच्चा गुस्से में या सैड फॉर्म में ना सोए। उसको हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें बता के कि वो बहुत अच्छा है, और ग्रैटिट्यूड करके या कुछ भी करके कि बच्चा बस ये सोचे कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत ही काबिल हूँ। तो ये करके हम ये इन चीज़ों को बिल्कुल संभाल सकते हैं कि ट्रॉमा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे आगे चल के। बच्चों के लिए तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मैं आता हूँ थोड़ा बड़ों में। जी। जब बड़ों के अंदर ट्रॉमा होता है तो ऐसे कौन से सिम्टम दिखते हैं, कैसे व्यक्ति ये साइन देख के समझ सकता है कि वो ट्रॉमा में है? आप समझ रहे हो कि ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा है उसका, ओके। या थोड़ा पीछे का, ये कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें ट्रॉमा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ट्रॉमा हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि या तो हमने किसी लव्ड वन को खो दिया, या हमने कभी किसी जगह को जलते हुए देख लिया, फायर को, तो हमारे अंदर ट्रॉमा हो गया कि अरे अब बचपन में ऐसा कभी हुआ था और यहाँ पे आग लग गई थी, राइट? या किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में थे, तो इस बात का ट्रॉमा, ये ट्रॉमा है। हाँ, मैं ये बोलूँगी कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके पास छोटा ट्रॉमा है, इसके पास तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ट्रॉमा ट्रॉमा होता है, बट बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर तो ट्रॉमा नहीं है। पहला साइन मैं ये बताऊंगी कि जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, और जब भी आप उस पोटेंशियल को आगे एक्सप्लोर करने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनसिक्योरिटी बीच में आ जाती है, कोई ना कोई फियर आ जाता है, कोई ना कोई एंग्जाइटी आ जाती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ही हमेशा मेरे फेवर में नहीं रहते, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो आपको पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, बट आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। 1 साल निकल गया, 2 साल, 5 साल निकलते जा रहे हैं, आपको पता है कि काश मैंने बहुत कुछ कर लिया होता, बट फिर वही काश की हम स्टेट में हैं, हम गिल्ट में जा रहे हैं, शेम में जा रहे हैं कि काश मैंने वो स्टेप ले लिया होता। तो जो हम नहीं ले पा रहे, वो कुछ ना कुछ ट्रॉमा है जो हमें रोक रहा है। पहला सिम्टम ये है। दूसरा ये है कि किसी ने अगर किसी को बहुत हर्टफुल बातें अगर बोल दी, अच्छा कुछ लोग इस चीज़ को नहीं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते, बहुत ही मस्त मौला होते हैं, तो वो लोग आगे
अपनी लाइफ में बढ़ जाते हैं, और वो इसलिए होता है कि उनका नर्वस सिस्टम काफ़ी रेजिलिएंट ऑलरेडी होता है, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो फैमिली हिस्ट्री को भी डिटरमाइन करता है कि फैमिली हिस्ट्री में क्या था। अगर मदर की हेल्थ अच्छी रही है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जब बच्चा उनकी वूम में था, तो ऑब्वियसली बच्चे का नर्वस सिस्टम भी काफ़ी हद तक रेजिलिएंट रहेगा। तो हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे कि अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया और वो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, और वो उस बात को रिप्ले करे जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल, 10 साल बाद भी उन्हें वो याद है कि उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, आई कैन नॉट फॉरगिव, मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। तो जब जिन लोगों को लेट गो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं कि ट्रॉमा उन्हें रोक रहा है अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल पे जीने के लिए। ओके। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे कई लोग छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात हुई और आपको बहुत बुरे लगे, आप गुस्सा हो गए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, बट कई लोगों की आदत होती है हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। तो वो एंगर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्यों हो जाते हैं एंग्री। अब वो चाहते हैं कि वो सुकून से जिंदगी जिए, थोड़ा पीसफुल हो, बट जब भी वो सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी ट्रिगरिंग सिचुएशन, तब वो अपना गुस्सा उनका एकदम से निकल के आता है। फिर वो कहते हैं कि अरे मैं फिर आज गुस्सा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे रोकूं। तो ये भी क्या था, ट्रॉमा रिस्पॉन्स था। तो ये जो हर लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं या दूसरे लोग को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ही मैं हूँ और मैं सब कुछ बोल दूँ, और आज मैं मतलब अपने आप को लीडर की तरह दिखाऊंगा और मैं गुस्सा करूंगा तो ऐसी ही चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो जिन लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, जिन्हें लगता है गुस्सा करके ही चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, वैसे ही एक लीडर बना जा सकता है, ये भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। ओके। अच्छा, 3 इनविजिबल ट्रॉमा जी। दैट मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट दे हैव। हम्म एक मैं बोलूँगी पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, जो फोबिया है, जिसे हम ग्लॉसोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि तान्या, हमें ना पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग को इन्हांस करने में हमारी मदद कर दो। तो जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तब तो मुझे यही लगता था कि उनको बस उनकी लैंग्वेज इंप्रूव करने में हेल्प करना है और वो अच्छे से डिलीवर कर पाए स्पीच पे, तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करते थे। पर जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे पता चला कि इसके पीछे भी काफ़ी उनके न्यूरल पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं, और इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं ट्रॉमा है जो उन्हें रोक रहा है। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा, अगर मैं ऑफिस में बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता और मैं अपनी टीम मीटिंग्स में अपनी बातों को नहीं रख पाता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं मैनेजर के आगे नहीं बोल पाता, मैं टीम को लीड नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं मैं अपने बातों को अपने अंदर ही रखता हूँ। तो ये क्या है, इसको हम लैंग्वेज से नहीं ठीक कर सकते कि हमने किसी से ट्रेनिंग ले ली और बोल लिया कि हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, हम आउटर कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं कि हमें बॉडी लैंग्वेज को इन्हांस करना है, उसे कॉन्फिडेंस में बदलना है, बट इंटरनल स्टेट का क्या? तो ये भी एक ट्रॉमा हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर कि उन्हें लगेगा आई एम नॉट इनफ। तो ये पहला इनविजिबल ट्रॉमा होता है कि मैं इनफ ही नहीं हूँ। दैट मीन्स सामने वाला मुझसे बेहतर है। तो जब आपको लगेगा दैट आई एम नॉट इनफ, सो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ थिंग इनसाइड यू कि आप आगे बोल ही नहीं पा रहे हो। तो अगर आपको आपकी बहुत नॉलेज भी अच्छी है, टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, लैंग्वेज अच्छी है, बट क्योंकि आपको लग रहा है आई एम नॉट इनफ, आपके पास एक बिलीफ है कि मैं कम हूँ, लोग ज्यादा हैं मुझसे, है ना, आप उन्हें पेडेस्टल पे बिठा के रख रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लोग पब्लिक मेरे ख्याल स्पीकिंग से में ये ज़्यादातर लोगों की दिक्कत है। मतलब बहुत बहुत सारे से लोगों लोग के आज की डेट में ये बहुत प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया में भी डे बाय डे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट लेकिन यही डर रहता है कि मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे सामने आऊँगा, बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़ है। और बिल्कुल आपने जो कहा ट्रॉमा की बात, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में ट्रोलिंग भी इतनी होती है, अच्छे काम में भी हो जाती है कि लोग हो जा ट्रॉमा में चले जाएँ। बात बिल्कुल ये है। बिल्कुल। जी। एंड मैं एक चीज़ ये बोलूँगी, जो लोग जो ना थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, उन्हें लगता है मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी ने किसी को ट्रोल किया, ट्रोलिंग अच्छी बात नहीं है, राइट? तो वो लोग जिनको जो ट्रोल हो रहे हैं, जो अपने दिल पे ले रहे हैं, उन्हें लगेगा कि मेरे मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ तो कमी है कि मैं हर चीज़ को दिल पे ले लेती हूँ, राइट? बट हमें ये समझना है कि जो आपको ट्रोल कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी इनसिक्योरिटी से ग्रस्त है, उसके पास कोई और काम नहीं है, वो जब तक किसी को नीचा नहीं दिखाएगा उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें ये समझना है कि बहुत सारे लोग ऐसे इंसेंसिटिव भी होते हैं जो आपको जानबूझ के दर्द पहुंचाना चाहते हैं। तो आप कभी ये मत सोचे कि मेरे अंदर कुछ कमी है। हाँ, हमें ये ज़रूर हो सकता है किसी और की वजह से हमें ट्रॉमा हो जाए, तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि उनकी वजह से हो गया, लेकिन मैं ये बोलूँगी बहुत टाइम तक किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप ब्लेम में रहेंगे,
तो आप अपनी हीलिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसकी वजह से हो गया, मेरे इतने साल बर्बाद चले गए। ठीक है, हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, हाँ उन्हें नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि अब वो चीज़ हो चुकी है हम्म। और अब आपको पता है कि आपके पास ट्रॉमा है, आपको उसको रिलीज करना है, क्योंकि आपको लाइफ में आगे खुश होना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है। तो ये समझना है कि ट्रॉमा जो आपके साथ हुआ, किसी ने दिया, वो आपकी फॉल्ट नहीं थी, बट हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बड़ी बात है, हीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, क्योंकि सामने से जो आ रहा है वो हमारे ऊपर नहीं है, हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं उस पर वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसा कोच आप मुझे ये बताइए, अगर किसी का हील किया जाए ट्रॉमा, बिल्कुल। तो लगभग कितने % उसकी लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज हो सकती है? इसको तो हम मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बिकॉज हीलिंग एक जर्नी है और ट्रॉमा जो होता है ना, बहुत सारी लेयर्स में होता है। हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर अभी कितना ट्रॉमा है। जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क करा है, काफ़ी चीज़ों को रिलीज करा है, जो बैगेज था या कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें थी जो मुझे आगे बढ़ने में नहीं हेल्प कर रही थी। लेकिन मुझे अभी पता नहीं कि और क्या क्या है, क्योंकि जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, कुछ भी हमें ट्रिगर कर सकता है। वो ट्रिगर एक्चुअली एक मिरर होता है, एक शीशा होता है जो हमें दिखाता है कि अरे हमारे अंदर ये भी इनसिक्योरिटी है। तो शायद मुझे अभी लगे कि मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, बट अभी 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे तब रियलाइज होगा अरे ये भी इनसिक्योरिटी है। तो जब वो इनसिक्योरिटी मुझे पता चलेगी, तब मुझे उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है, अगर मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं करना चाहती, मुझे अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं उस चीज़ को ठीक करूँगी तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगी, है ना? तो फिर मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। अच्छा, जैसे लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी आपने बोला, ठीक है, तो अगर ट्रॉमा को हील किया जाए तो ये किस किस क्षेत्र में बेहतर हो सकती है? क्या लोगों का रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, करियर बेटर हो सकता है, या दूसरी लाइफ जैसे स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है, तो बिल्कुल। किस टाइप से, कहाँ पे हम बेटरमेंट इसका देख सकते हैं? इसका हम हर फील्ड में बेटरमेंट देख सकते हैं। हमारा एक सर्कल ऑफ लाइफ होता है जिसे बोलते हैं व्हील ऑफ लाइफ। उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हमारी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, एक करियर का सेक्टर होता है, रिलेशनशिप का होता है, फैमिली का होता है, फ्रेंड्स का होता है, स्पाउस का होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर हम उसमें मार्किंग निकालते हैं कि 10 में से हमारी अभी वो वाली लाइफ कितने पे है। लेट्स सपोज अगर किसी को अपने रिलेशनशिप विद स्पाउस देखना है, तो अगर वो 0 से 10 पे उसकी मार्किंग करना चाहें, तो वो बोलेंगे कि अभी तो 5 है हमारा रिलेशनशिप, मुझे और इम्प्रूव करना है। हो सकता है करियर उनका 10/10 उन्हें लगे, राइट? तो बहुत सारे एरियाज, इनफैक्ट आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है जब अपनी हीलिंग पे वर्क करते हैं। और रिलेशनशिप्स तो बेहतर होते ही हैं, करियर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। बिकॉज देखिए, आपका जो परसेप्शन है इंटरनल, वही आपकी एक्सटर्नल रियलिटी क्रिएट करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं करना चाहती हूँ, बट अभी ना सर्कमस्टेंस बाहर का ऐसा है, ऐसा करते हैं 1 साल बाद करेंगे, तो ये भी एक्चुअली क्या है, ये आप खुद को लिमिट कर रहे हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा है जो आपको अभी उस चीज़ को एक्शन लेने में हेल्प नहीं कर पा रहा। ओके, तो यानी मतलब आप कह रहे हैं एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग डिसीजन में में कहीं ना कहीं कोई चीज़ रोक रही है, तो वो फाइंड आउट करो। बिल्कुल। तो इससे हम्म, क्या हो रहा है, करियर में हमें लग तो नहीं रहा कि इम्पैक्ट हो रहा है, बट जो चीज़ हम आज कर सकते थे, अगर उसका रिजल्ट अच्छा है, तो ऐसे में 5 चीज़ें और कर लूँगी और अगले अगले साल तक मेरे पास ऐसे 6-7 ऐसे रिजल्ट आ जाएँगे जो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन अगर मैं अपने ट्रॉमास पे वर्क नहीं करती हूँ, क्योंकि हम्म, मुझे पता ही नहीं है मेरे अंदर कौन सा ट्रॉमा है, तो मैं क्या करूँगी, इस डिसीजन मेकिंग को डिले करूँगी 1 साल तक। तो जब मैंने 1 साल तक डिले करा, तो ऑब्वियसली मेरा 1 साल तो फिर वहाँ चला ही गया। और अगर मैं नहीं करती डिले, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी और मेरा ऑब्वियसली करियर आगे बढ़ जाता। अगर ऐसी बात है तो एक सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज बताइए जो हमारे व्यूअर्स कर सकें अपनी डेली लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है। इसका एक बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है कि आपको अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को पता करना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिर्फ ऑटो पायलट मोड पे जीते जा रहे हैं। ये तो है। मतलब, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि उन्हें शायद स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है, वो खुद से भाग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में अगर जन्म लिया है तो वो इसीलिए लिया है कि पहले स्कूल से पास आउट होना है, फिर कॉलेज से होना है, फिर करियर में अच्छा करना है, फिर घर खरीदना है, फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, फिर स्टॉक मार्केट में करना है ना, बच्चों का इन्वेस्टमेंट देखना है और आगे अपना म्यूचुअल फंड्स का देखना है, और फिर ऐसे करते करते रिटायरमेंट हो जाएगी और फिर एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। देखिए, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जन्म मिला है तो आपको उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पीछे की जो चीज़ें हैं कि आप हैं कौन हम्म, और आप
कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप हैं कौन, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, आपके क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और आप क्या यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हैं, क्या आप नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं। तो जो लोग इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते ना, और वो कहते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स तो बेकार होती हैं और मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस हैं कि आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चलते हैं, आज बोर हो रहे हैं, आज शिमला चलते हैं, ठीक है। तो ये सब सही चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है आपको इन चीज़ों का एडिक्शन हो जाए कि जब भी आप बोर हो तो आपको बस लगे बस बैग पैक करना है, टिकट करानी है और कहीं घूमने चले जाना है, लेकिन आप खुद से भाग रहे हैं। कुछ और चीज़ है आपके अंदर जो वो वॉइड को फिल नहीं कर पा रही है, और आप उसको बार बार ट्रैवल करके फिल नहीं कर सकते, आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और जब भी हम ऑटो पायलट मोड पे ऑपरेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हम आगे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। ओके, मतलब इसके लिए कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। कॉन्शियस रहना मतलब ये बहुत देखो ज़रूरी कि है। हमारी कहाँ पे, मतलब हम लैग कर रहे हैं चीज़ों पे, कहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल तो ये चीज़ देखना पड़ेगा ना। लेकिन बिल्कुल। ये तो कोई देखना ही हाँ नहीं चाहता ना। हाँ, कोई नहीं देखना तो चाहता। वही तो तो इसकी थोड़ा सा और इजी वे में इसको जी बताइए जी, कि तो क्या एक्सरसाइज हम ऐसी। क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक पेपर लेंगे, हुँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को बताना हो कि मैं सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब आप कभी भी जैसे आपको टाइम मिले, लाइक सपोज आपको 12 बजे टाइम मिल रहा है, 3 बजे मिल रहा है, 6 बजे, 9 बजे, दिन में 4 बार, उस टाइम पे जब आप पेपर उठाते हैं, आपके क्या अंदर थॉट्स चल रहे हैं, आप सिर्फ उसको लिख दीजिए, सिर्फ थॉट्स को लिखिएगा, है ना। वो अच्छे थॉट्स हैं, न्यूट्रल हैं, या वो नेगेटिव हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका माइंड का चैटर यूजुअली किस दिशा में जाता है, पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रल रहता है, या फिर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो बड़ी चीज़ें मिसिंग है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, इसने ऐसा कर दिया, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। तो उससे हमें थॉट्स पता चलेंगे। सेकेंड कॉलम में आपको अपने इमोशंस लिखने हैं। तो यानी जब 12 बजे आप लिखने बैठेंगे, तो आप खुद से पूछिए मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आप कहेंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर से बैठिए अपने साथ और फिर अपने आप से पूछिए मेरे को कैसा फील हो रहा है। मुझे अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, तो आप लिख देंगे गुड, बट अब उस गुड को भी पता करिए कि वो कौन सा इमोशन है। मुझे काफ़ी अबंडेंट फील हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है 3 बजे आपके पास काम का प्रेशर बहुत है, आप ऑफिस में हैं, मीटिंग्स की बहुत डेडलाइन है, और कोई आप पे कुछ चिल्ला जाता है तो आपका मूड खराब हो गया। तो जब आप 3 बजे उठाते हैं अपना पेन, तो आप लिखेंगे कि आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, आई एम लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, है ना। तो आप ऐसे करते करते अपने इमोशंस लिख दीजिए। अब इस जगह जो हम तीसरा कॉलम बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, है ना। तो अगर वो इमोशन आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका ऑपोजिट इमोशन आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहोगे, आप वो भी लिखते जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, रात को सोने से पहले जो इमोशंस जो आपने थर्ड कॉलम में लिखे, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आपको उसको इमेजिन करना है अपने आगे। लेट्स सपोज जब मैं 3 बजे फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना चाहती थी, बट मेरे साथ हो गया, तो उसका ऑपोजिट क्या है फ्रस्ट्रेशन का, मैं बहुत खुश हैं। खुश फील करना चाहती हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आपको खुशी किस कलर से आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, तो आप कहेंगे कि मुझे येलो कलर सोच के ऐसा लग रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस। कोई बोलेगा पिंक कलर, ठीक है, तो वो पिंक कलर की बॉल उन्हें अपने आगे इमेजिन करनी है, और वो बॉल बड़ी होती जा रही है, और फिर आंखें बंद करना है, ये सोचना है कि वो बॉल को पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो उनकी पूरी बॉडी में फैल गई है। तो इससे क्या होगा, वो उस इमोशन को बॉडी के लेवल पे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि कभी कभी ना हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स खुद को बोल देते हैं, आई एम हैप्पी, पर लोग अंदर से बोलते हैं आई एम एक्चुअली नॉट हैप्पी। नॉट हैप्पी। तो मैं ये झूठ क्यों बोलूं, मैं फेक इट टिल यू मेक इट क्यों करूं, सही बात। है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है तो बहुत सारी चीज़ें बॉडी मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होती हैं। उस टाइम पे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप्ड ही नहीं होता, तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एफर्मेशंस बोल के कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से तो एफर्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बॉडी है, वो सब जानती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ बचपन में तो ऐसा हुआ, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि आई एम हैप्पी, मैं तो नहीं बिलीव कर रही। तो इस वजह से जो भी इमोशन आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उसको आप अपने फेवरेट कलर में इमेजिन करो, और उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो। ये सोचो कि बॉडी ने पूरा उसको फील कर लिया, वो बॉडी में पूरा फैल गया। और ये अगर आप थोड़े दिन करोगे, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सोने से पहले इसलिए करना है क्योंकि तब हमारा कॉन्शियस माइंड
डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, हमें नींद आ रही होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। ओके, तो तो इसलिए वो असर ज्यादा करता है, असर ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं ये अंदर का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल, बाहरी नहीं अंदर का। हाँ, नहीं, खैर राइट, कहते हैं कि लोगों का हमेशा से कहना रहा है कि इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। बहुत ज्यादा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ब्रह्मांड को एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये हमारे साथ हो। राइट, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी सोचने वाली है कि जैसे पास्ट लाइफ में बहुत से लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि वो अपने बहुत लव्ड वंस को खो देते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ट्रॉमा से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन फिर भी चलिए वो निकल गया, मैंने माना कि धीरे धीरे उसको निकाला गया, बट फिर भी वो कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है फ्यूचर में। तो इन लोगों का माइंड शिफ्ट कैसे किया जाए? राइट, राइट। तो इस पे हम कैसे वर्क करते हैं कि जब हम हीलिंग पे वर्क कर देते हैं, हीलिंग में क्या होता है, हम पास्ट में जाते हैं, जो जो इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हमने हटाया। यानी अगर उन्हें किसी लव्ड वन को लूज किया था किसी ने, और वो दुख उनके अंदर है कि वो मुझे छोड़ के चले गए और अब मैं सक्षम नहीं हूँ, बहुत कुछ काबिल नहीं हूँ करने के लिए, तो वो अपनी कैपेसिटी जो 100% है सिर्फ 80% पे परफॉर्म करे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो मुझे हिम्मत देता था इंसान वो तो चला ही गया, है ना। तो अब इस केस में क्या करना है कि पास्ट को तो उन्होंने हील कर लिया है कुछ लेवल तक। अच्छा, हीलिंग से हमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी हम 100% हील्ड हो गए ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हीलिंग एक जर्नी है। जैसे ट्रॉमा भी बहुत सारे लेयर्स में होता है, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर और कितना ट्रॉमा है, बट एवरीबडी गोज थ्रू ट्रॉमा। तो जब हमें यही नहीं पता कि और कौन सा ट्रॉमा है जो हमें हील करना है, तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हीलिंग हमारी पूरी तरीके से हो चुकी है। हीलिंग एक जर्नी है, इट इज नेवर अ लीनियर थिंग, इट्स लाइक अ कर्व, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ दिन आप एक महीना बहुत अच्छा फील करेंगे, फिर आप अचानक से आपको कुछ हो जाएगा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस के थ्रू, तो आपको लगेगा कि हाँ अभी तो बहुत कुछ अपने ऊपर वर्क करना बाकी है। तो ये चीज़ है। तो जब हम पास्ट पे वर्क कर लेते हैं, अब हम आते हैं फ्यूचर की प्रेपरेशन के लिए, जिसे बोलते हैं लाइफ कोचिंग। तो फ्यूचर में हम कैसे हेल्प करते हैं, 3 ऐसे सीज होते हैं जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। पहला है क्लैरिटी। क्लियर। जब जो आप कह रहे हो ना कि लोग फ्यूचर पे वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या, तो पहला सी है क्लैरिटी। सेकंड आता है करेज। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, बट मैं एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि मेरे अंदर करेज की कमी है। रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, और करेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, बट करेज होता है एक्शन टेकिंग। आप कॉन्फिडेंट हो, आप बात भी कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो, बट शायद आप उस चीज को उठ के एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, दैट मीन्स करेज की कमी है। और तीसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। आपने एक बार तो एक्शन ले लिया, आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आपने एक्शन लिया, आप उसे मेंटेन ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हैबिट में फॉर्मेशन उसका नहीं हो पाया है। तो हम इस चीज़ पे वर्क करते हैं। माइंडसेट रीवायरिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके थ्रू, और लाइफ कोचिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। और वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि जो पर्सन होता है उन्हें ये लगता है कि हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर जो मुझे पता ही नहीं थी। पता ही नहीं। तो जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं ना कुछ ऐसे इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस पे, तब हमें फ्यूचर की भी क्लैरिटी मिलने लगती है, और हम फ्यूचर पे फिर हमारा माइंडसेट डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है, हम फ्यूचर में एक्शन लेने के लिए सक्षम फील करते हैं। एक वर्ड अभी आया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैबिट। ये बताइए कि हैबिट के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, हैबिट कितने दिन में चेंज की जा सकती है? मैं तो ये बोलूँगी कि आप 21 दिन भी किसी हैबिट को प्रैक्टिस करें और फिर से आपका माइंड पुरानी चीज़ों पे जाने के लिए रेडी हो जाता है, जो आपकी पहले की हैबिट जो पहले की हैबिट है बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं तो इस चीज़ पे यही बोलूँगी कि आप खुद को लिमिट ना करें कि 21 दिन में ही ऐसा होता है या 90 दिन में होता है। इट्स अ डिफरेंट जर्नी फॉर एवरीबडी, बिकॉज सबका ट्रॉमा का जो लेवल होता है वो अलग होता है, सबके अंदर जो लेयर्स ऑफ ट्रॉमा होता है वो भी अलग होता है, सबके बिलीफ सिस्टम अलग होता है, सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके पेरेंट्स ने उनके अंदर क्या शिक्षा दी वो भी बहुत अलग है, सबके पेरेंटल एनवायरनमेंट क्या था वो बहुत अलग है। तो जब सारी चीज़ें अलग ही हैं सबके अंदर, तो किसी को एक बॉक्स में डाल के कि तुम इतने दिन में अपनी हैबिट नहीं बना सकते हो, वो कहना ठीक नहीं होगा। तो मैं बोलूँगी हर कोई इतना जान सकता है कि उन्हें अभी और समय की ज़रूरत है, और मोटिवेशन के लिए वेट ना करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैबिट में ये चीज़ है ना कि जैसे जो व्यक्ति ये सोचता है कि 21 डेज में मैं चेंज करूंगा और ये अपने आप फिर चलने लगेगा, तो ये गलत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो हैबिट से प्यार करना पड़ेगा और उसे अपनी दिनचर्या में उतारना जी पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर उसको आपने मतलब
अपनी तरफ से मतलब जिया नहीं जी हाँ तो नहीं वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, जी चाहे 42 दिन कर ले तो। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज से मुझे बहुत एक अच्छी चीज याद आती है, कोर आइडेंटिटीज हमारी क्या होती है। देखिए अगर सपोज मैं लेजी हूँ, मुझे लगता है मैं लेजी हूँ और मैं सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठती और 10 साल हो गए और मैं रोज नई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि मुझे 5 बजे उठना है, पर 10 साल हो गए और मैं अभी तक 5 बजे नहीं उठ पाई। क्यों? क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ। तो अब मैंने दृढ़ निश्चय बना ही लिया है कि मुझे 5 बजे उठना है। अब मैं सोचती हूँ कि चलो मैं एक फ्रेंड को बताती हूँ, वो भी 5 बजे उठेगी, मैं भी 5 बजे, हम दोनों एक दूसरे को कॉल किया करेंगे और क्योंकि वो मेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, तो मैं इस तरीके से 21 दिन में अपनी हैबिट चेंज कर लूंगी। पर मैं कितना उस पर डिपेंड हो सकती हूँ? वो एक दिन तो बोलेगी कि अब मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रही है, समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 21 दिन के बाद मैं दोबारा अपनी पुरानी हैबिट में जा रही हूँ, जहाँ मैं फिर से 8 बजे उठना स्टार्ट करती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अरे मैं 8 बजे उठी, मैं 5 बजे तो उठी नहीं, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है कि शायद मेरी जो कोर आइडेंटिटी है वो लेजी पर्सन की मेरे अंदर एकदम छवि बन के चिपकी हुई है। तो कोर आइडेंटिटीज कौन देता है हमें? हम खुद देते हैं अपने आप को बचपन में, या हमें सराउंडिंग से मिलती हैं, या टीचर्स से मिलती हैं, या पेरेंट्स से मिलती हैं, या टीवी से मिलती हैं। और वो कोर आइडेंटिटी को हम इतना सच मान लेते हैं कि हम जब कोई नई हैबिट बनाने जाते भी हैं तो भी हम उस पर टिके नहीं रह पाते, क्योंकि कोर आइडेंटिटी अभी भी पुरानी वाली हैबिट की है। तो जैसे अगर मेरा नाम है तान्या, आप मुझे कहें कि आपका नाम ये नहीं है, तो मैं तो बोलूंगी कि मेरा नाम तान्या ही है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी आइडेंटिटी है। तो अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी एक लेजी पर्सन की ही है, मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, तो चाहे मैं 21 दिन प्रैक्टिस कर लूँ, 90 दिन कर लूँ, 1 साल कर लूँ, जब तक मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करूंगी अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीवायरिंग से, तब तक मैं हैबिट को सस्टेन नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपनी कोर आइडेंटिटीज पे वर्क करें। तो जैसे मान लीजिए कोई अगर चाह रहा है कि सुबह जल्दी उठना है, अब वो नहीं कर पा रहे, 21 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, वो कह रहे ताने फिर से वही पैटर्न हो रहा है, मैं अलार्म को स्नूज कर देता हूँ और मैं लेट उठता हूँ। तब उनके पास्ट में जाएंगे कि उन्होंने जब वो स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो वो किस तरीके की बातें सोचते थे, क्या क्या हुआ उनके साथ। अब उन्हें याद आएगा कि एक बार वो उठे थे तो उनकी मम्मी ने बोला कि तुम हमेशा लेट तक सोते रहते हो, बहुत लेजी हो, किसी काम के नहीं हो, देखो तुम्हारे भैया तो जल्दी उठ जाते हैं। अब मम्मी ने एक बार बोला, अब घर में गेस्ट आए तो दादी माँ आई, अब दादी ने बोला कि जब देखो सोते रहते हो और जल्दी उठा करो और पूजा करा करो। अब क्या हो गया, बच्चे के मन में हो गया दादी ने भी बोला कि लेट तक सोते रहते हो, कि मैं कितना लेजी हूँ। तो हमने क्या करा, अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मैं यही हूँ। तो हमें लगता है कॉन्शियस लेवल पे कि हम सोच रहे हैं कि नहीं आई एम अ न्यू पर्सन, बट सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज जाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए तो मतलब कहीं ना कहीं जो और भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ये चीज़ मतलब मालूम होनी चाहिए कि हमें हमेशा निगेटिव रिपीट नहीं करना है, बिल्कुल क्योंकि समझाना है, समझाने का एक तरीका होता है, बट लेकिन हमें निगेटिव नहीं बोलना है। भी बार बार अगर एक ही चीज़ को बोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसके माइंड में रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके, अच्छा, लेकिन ये चीज़ व्यक्ति वो समझ सकते हैं जो थोड़ा फिर भी एक मीडियम लेवल में, ठीक है। लेकिन एक प्रकार से समझिए अगर कोई बिल्कुल लॉस्ट है, होपलेस है, स्टेप 1 क्या होना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए? एकदम से तो नहीं बदल सकता, तो स्टेप 1 बताइए। जो कोई व्यक्ति लॉस्ट है और होपलेस फील कर रहा है, जी। सबसे पहले उन्हें बस एक्सेप्ट करना है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और उसी में काफ़ी साल निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपका करियर अच्छा चल रहा था, फाइनेंसेस सब अच्छे थे और आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे थे, और अचानक से कुछ हुआ, अब आप एकदम से होपलेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं 30 साल का हूँ, अचानक से मुझे होपलेस कैसे फील हो रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इतने में क्या होगा, 1 2 3 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे कि नहीं मेरे को वहम हो रहा है, मैं होपलेस नहीं फील कर रहा, कुछ और बात होगी, कर लेंगे कर लेंगे। बट अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपको इमोशन फील होता है, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखें और उससे भागे मत। दुनिया आपको चाहे कुछ भी बोले, नहीं तुम्हें वहम हो रहा है, चलो उठो अब एक्सरसाइज करो, कुछ भी कर लोगे, अभी तक तो करते आए हो, लेकिन आप समझे आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो भी आपको इमोशन फील हो रहा है उसको बस एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरे साथ हो रहा है, ओके दैट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप फिर कुछ और आएगा कि आप किसी की हेल्प लें या कुछ करें, बट पहले आता है एक्सेप्टेंस। ओके, एंजाइटी और स्ट्रेस
ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो बहुत सुनने में मिलते हैं। इवन कॉर्पोरेट्स में भी ये बहुत सुनने को मिलते हैं, इनके लिए इवेंट्स भी होते हैं कि हाँ, अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे इससे मतलब उबार सके। तो ये मुझे बताइए, इससे जुड़े कौन से ऐसे मिसकंसेप्शन हैं जिसके कारण व्यक्ति हील नहीं हो पाता? पहला मिसकंसेप्शन तो यही है कि एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत नॉर्मल है, सबको ही होता है। आजकल की भाग-दौड़ की लाइफ़स्टाइल है, सबको ही होता है। तो जब आप इसे नॉर्मलाइज़ कर दोगे, तो आप इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो ओके। पहली बात तो यही है कि अगर मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है और मेरे आसपास के सब लोग कह रहे हैं कि आजकल तो सभी को होता है, अरे बहुत भाग-दौड़ वाली लाइफ़ है, क्या करें? ये तो सबके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ़ हो गया है। तो मुझे लगेगा अच्छा सबको ही होता है, तो चलो फिर ठीक है। तो मैं उसके लिए कोई स्टेप ही नहीं लूँगी उसे ठीक करने का, क्योंकि मुझे लगेगा यही है। तो जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ भी कर देते हैं ना, तो हम एकदम कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं, फिर उसके लिए हम वर्क नहीं करते। तो पहला मिसकंसेप्शन तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई कह रहा है इट इज़ वेरी नॉर्मल, ये तो ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। दैट्स अ मिसकंसेप्शन। क्यों आप उसे नॉर्मल मान रहे हो? आप ये मानो कि आपका नर्वस सिस्टम जब रेगुलेटेड फ़ील कर रहा है, आप रिलैक्स फ़ील कर रहे हो, वो नॉर्मल है। आप उसकी तरफ जाओ। दूसरी चीज़ आती है, अगर कोई बोले कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जो है ये आपको वीक बनाती है, हुँ। तो ये सिर्फ वीक लोगों की निशानी है। तो ये जब एक ऐसा मिसकंसेप्शन होता है ना, तब हम उसके लिए स्टेप नहीं ले पाते, क्योंकि पहले तो हमें लगता है अच्छा मैं वीक हूँ, मैं वीक कैसे हो सकता हूँ? फिर मैं अब मुझे लगेगा कि अच्छा ये तो वीक लोगों की निशानी है, अब मैं किसी से बात कैसे करूँ? वो बोलेंगे कि तुम बड़े सेंसिटिव हो, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस और एंग्जायटी हो रहा है? तो ये मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ वीक लोगों को ही हो सकता है। कुछ भी वीक, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसी भी लाइफ के पड़ाव पे आपको ये हो सकता है। आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, या कुछ भी आपके अंदर ट्रिगर होता है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस मिसकंसेप्शन से हमें दूर रहना है। तीसरी चीज़ है कि हमें लगता है कि स्ट्रेस और एंग्जायटी को डील करने के लिए या तो हमें खुद को बहुत टफ बनाना पड़ेगा, या फिर हमें सब कुछ छोड़ के बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन बस प्रैक्टिस करना है, फिर हमें ज़्यादा भागदौड़ वाली लाइफ जीनी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को उस भागदौड़ वाली लाइफ से स्ट्रेस और एंग्जायटी हो रहा है, तो वो सोचेंगे चलो फिर अभी सब ये सब छोड़ छाड़ देते हैं और यही करते हैं। तो जब तक वो उस एनवायरनमेंट से दूर रहेंगे तब तक तो वो ठीक रहेंगे। फिर वो बोलेंगे अब मैं फिर से उस एनवायरनमेंट में चला गया, तो मेरे साथ फिर से वैसा हो गया। तो ये मिसकंसेप्शंस रहते हैं। आपका एनवायरनमेंट में डेफिनेटली एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर करता है, हुँ। बट इसको ये मिसकंसेप्शन है कि अगर ऐसा है बाहर और तो ही आपके साथ स्ट्रेस और एंग्जायटी होगी। तो आप इन चीज़ों को दूर करें, इसको नॉर्मलाइज़ मत करें। यही नॉर्मल समझें कि जब मैं रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, हुँ। वही एक नॉर्मल स्टेट है और मैं उसे अचीव कर सकती हूँ। चाहे मुझे 5-6 साल स्ट्रेस एंग्जायटी थी या 10 साल थी, कोई इश्यू नहीं है। कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं अगर आपने एक डिसीज़न खुद के अंदर ले लिया तो। बस एक डिसीज़न लेने की देर होती है और उस डिसीज़न पे आप लॉयल रहो। आपको चाहे आपके चाची, मामा कुछ भी आके बोले, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी एक्टिविटीज़ कर लो, किसी की हेल्प ले लो, स्ट्रेस और एंग्जायटी तो आता रहेगा। अब वो क्या करते हैं, वो आपके माइंड को आके इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अब आप उनके थॉट्स को अपने थॉट्स बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जर्नी जो हीलिंग की है, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी अगर आपने डिसीजन बनाया है कि इस चीज़ से बाहर आना है, उस पे लॉयल रहें। जैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में लॉयल रहते हैं, वैसे ही इस डिसीजन पे भी लॉयल रहें कि अब मुझे इससे बाहर आना है, चाहे कितना समय लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 महीने लगे, इससे बाहर तो हम निकल के ही रहेंगे। ओके। लेकिन अभी तक जितने लोग आपको सुन रहे हैं ना, उनको तो ये लगेगा कि मैम ये तो आपकी एक्सपर्टीज़ है। हाँ, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बता सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज है डेप्थ में। वो ये चाहेंगे कि हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे उनका भी मतलब मोटिवेशन बढ़े। कोई रियल केस स्टडी दीजिए ना, आपके क्लाइंट की हुई हो या किसी को आपने उबारा हो ट्रॉमा से, तो बिल्कुल, उसकी केस स्टडी आप बताओ। बिल्कुल। तो एक मेरी क्लाइंट थी 40 ईयर ओल्ड एंड फाइनेंस सेक्टर में वो वर्क करती थी हुँ। और काफ़ी अच्छा वो अपने फील्ड में कर रही थी इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन एंड सैलरी एंड एवरीथिंग, बहुत ही अच्छा। एंड एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि अब ना बहुत टाइम हो गया है और कुछ बातें हैं अंदर जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नहीं जी पा रहे। तो जब हमने उनसे बात करी तो ये पता चला कि चाइल्डहुड में किस चीज़ का ट्रॉमा था। उनको कलर, उनके कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत
बातें उन्हें बोली जाती थी और उनके कज़न से भी उन्हें कंपेयर किया जाता था या किसी ने जोक पास कर दिया कि तुम तो ज़्यादा सुंदर नहीं हो और तुम पे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो तुम इतने पैसे क्यों लगाती हो नई नई ड्रेसेस लेने में, देखो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो उस कज़न की ज़्यादा पिक्चर्स ली जाएंगी बट इनकी नहीं ली जाएंगी। और फिर क्या होता था कि कहीं ना कहीं इनके अगर फादर को भी वैसा ही लगा तो उन्होंने भी बोला कि तुम ज़्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी शक्ल तो ऐसे ही है ना। तो अब क्या हुआ, बच्चे के मन में वो बात चीज़ें चली गई कि मेरे अंदर क्या कमी है, मतलब मैं इतनी बेकार हूँ। अब वो पढ़ाई में बहुत अच्छी, तो वो क्या करती थी अपनी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपनी एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस किया, अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी मैथमेटिक्स में। अब जब उनकी शादी हो गई तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोलेंगे, उनके जो जिनसे शादी हुई वो उनके साथ उनकी बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो पाई। और इस वजह से क्या होता था कि वो घर के डिसीजंस जो भी लेते थे इन्हें इन्वॉल्व नहीं करते थे। ओके। तो इन्हें बहुत बुरा लगता था कि अगर घर के आप बड़े डिसीजंस ले रहे हो और अगर दो एडल्ट्स हैं तो दोनों की इसमें सहमति होनी चाहिए। तो इनको बोल दिया जाता था कि तुम बीच में इन्वॉल्व मत हो और ज़्यादा मत बोला करो और ये सब चीज़ें। तो फिर इन्हें लगा कि वो बोल नहीं पाती हैं उनके आगे पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बात को रखेंगी तो घर में लड़ाई और होगी, और इस वजह से वो कॉन्फिडेंस उनका लो होता जा रहा था। अब क्या हुआ, ये पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं धीमा होता गया पिछले 10 साल में। कैसे कि जब लोगों से इंटरैक्ट करना होता था तो अब आइडियाज़ बहुत हैं बट मीटिंग में या तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना क्योंकि लगेगा कि मेरी इतनी वैल्यू ही क्या है, कोई मेरी बात को सुन के करेगा ही क्या। या फिर अगर मैनेजर ने आपको ऑप्शन दिया भी है कि आप बोलो और अपनी बातों को एक्सप्रेस करो तो आप पूरा खुल के नहीं बोल रहे क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ है दैट आई एम नॉट इनफ, दैट नोबडी रियली वैल्यूज मी, व्हाई विल माय व्यूज मैटर, मेरे व्यूज क्यों ही मैटर करेंगे। तो क्या हुआ, उन्हें पता चलने लगा कि इस लो कॉन्फिडेंस की वजह से टेक्निकल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी सब टेक्निकल स्किल्स की बहुत तारीफ कर रहे हैं, पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो उन्हें खुद अंदर गिल्ट हो रहा है। और साथ ही साथ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जैसे ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो और लोगों को मिल रही थी। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये टेंजिबल जो रिजल्ट उन्हें दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ औरों के पास जा रही हैं, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि उनके अंदर और पोटेंशियल है जिसे वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ओके। तो हमने काफ़ी महीने इस चीज़ पे वर्क करा एंड मैं ये बोलूँगी कि अगर जो इंसान ये समझ लेता है ना कि चाइल्डहुड से ये सारी चीज़ें आ रही हैं और अब जाके एडल्ट लाइफ में वो इस फॉर्म में मुझे दिख रही हैं, तो बहुत ही पेशेंट रहना होता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैजिक एक ही दिन में हो जाएगा, 3 से 6 महीने पहले लग तो गए। एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी लेवल पे इनका एक्सेप्टेंस था, दैट इज़ व्हाई दे रीच्ड आउट टू मी। फिर हमने इनकी सारी चीज़ों पे वर्क करा और जब हमने 2 महीने वर्क कर लिया था, अचानक से इन्हें एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी आती है और फिर ये बाहर जाते हैं। 20 दिन के लिए बाहर भी गए थे और काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि अब जब वो कॉन्फिडेंटली बोलना उन्होंने स्टार्ट किया ऑफिस में तो उन्हें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिली। और इस वजह से जब वो बाहर के लोगों से जाके उन्होंने इंटरेक्शन किया, मुझे याद नहीं वो कहाँ गए थे, शायद यूरोप या कुछ भी। तो जब अब दूसरे कल्चर के लोग भी आपको पहचान रहे हैं कि आप इंडिया के ऑफिस से आए हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, इनका कॉन्फिडेंस घर में भी बढ़ा। यानी इन आउटर एनवायरनमेंट सेम है कि इनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है या इनको रूडली इनको जवाब मिल रहा है, लेकिन इन्होंने स्टैंड लिया और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो आई थिंक इसकी वजह से काफ़ी इनको हिम्मत मिली कि मेरी लाइफ अच्छी हो रही है। और साथ ही साथ इनका अपने बच्चे के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस थे और ट्रॉमा था जो कि हील नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं बच्चे में भी वो डर आ रहा था, क्योंकि बच्चा देख रहा था कि जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है सोशल सर्कल में। तो बच्चा भी वैसे ही दबा दबा, सहमा सहमा। पर जब उसने देखा कि मदर भी इतना चेंज हो रही है, मदर ने भी एनकरेज करा अपने बच्चे को, तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया और दोनों के आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो गई। मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जब आप सोचिए कि अगर हम इस चीज़ पे वर्क करना बंद कर देंगे तो फिर से इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है कि आपको कंटिन्यू रखनी है ये जर्नी। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं 100 लेवल पे पहुंच गया हूँ तो अब इसके बाद मैं तो परफेक्ट हूँ। हमें ये जर्नी कंटिन्यू रखनी है। मतलब एक प्रकार से लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि नो वन इज परफेक्ट, सबके पास कुछ ना कुछ मतलब रहता है, जहाँ पे थोड़ा कमी रहती है उस पर सुधार करने लगा था। बिल्कुल। बस अपना काम करते चलो, ये चीज़ें हैं। आज भाग रहे हैं लोग, कंपटीशन बहुत है, हद से ज़्यादा है। तो मुझे एक प्रकार से ये बताइए कि
हसल कल्चर जो है ये टॉक्सिक है या फिर नेसेसरी है फॉर सक्सेस के लिए? आई थिंक ये जो क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है बड़ा सब्जेक्टिव है। तो मेरा ये कह देना कि ये टॉक्सिक है या ये नेसेसरी है, शायद मैं भी इसको समझ नहीं पाऊंगी कि ये नेसेसरी है या टॉक्सिक है, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। आपके लिए शायद हो सकता है नेसेसरी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। तो मैं अपने व्यूअर्स पे ये बात छोड़ देती हूँ कि वो बेस्ट जज हैं डिसाइड करने के लिए। जी। अगर उन्हें लगता है कि हसल करके उन्हें खुशी मिल रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पा रहे हैं, अगर उनकी जॉब भी चल रही है उसके साथ भी वो किसी चीज़ में हसल कर पा रहे हैं और वो खुश हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस भागा दौड़ी में है जिसे फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे साथ वाले लोग तो बहुत कर रहे हैं लेकिन मैं तो बस इतना ही कर पाता हूँ और मुझे एनर्जी नहीं होती, मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हैं और मेरे साथ ये हो जाता है, मैं क्यों नहीं कर पाता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका नर्वस सिस्टम अलग है, उनका अलग है। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं बचपन से, उनके बिल्कुल अलग रहे हैं। आपके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग हैं, उनके अलग रहे हैं। आपकी कोर आइडेंटिटीज अलग रही हैं, उनके अलग रहे हैं। तो खुद को किसी से कंपेयर ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस भागदौड़ के लिए मैं नहीं बना हूँ या बनी हूँ और मुझे थोड़ी शांत लाइफ चाहिए, जितना है उतना ठीक है, तो आई थिंक वही आपके लिए सही आंसर है। मतलब क्लैरिटी रहे, जो पहले बात हुई, पता बिल्कुल, होना चाहिए मुझे क्या कि चाहिए मुझे क्या और चाहिए। मुझे खुशी किससे मिलती है। बिल्कुल। अगर मुझे जाके विलेज में रहने से खुशी मिलती है तो जाके गाँव में रहो। बिल्कुल, चाहे मेरे पास बहुत सेविंग्स हो, बहुत इन्वेस्टमेंट हो, मेरे पास पैसे हों, लेकिन अगर मुझे किसी छोटे घर में खुशी मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे 2-3 मकान खरीदने हैं, मुझे बहुत प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है। आपको ये देखना है आपको क्या करना है और फोमो में ना आए किसी के भी। आजकल ऐसा है ना, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, हम बहुत सारे नेबर्स से मिलते हैं, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, तो अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाता है, अरे मैंने तो अभी तक ये करा ही नहीं, मैंने तो अपने फ्यूचर को ऐसे सिक्योर करा ही नहीं। तो अगर आपको लग रहा है वो आपके हित में और आप वो करना चाहते हैं, सच में आपको पता चल जाएगा, तो आप वो स्टेप ले सकते हैं। लेकिन आप उस स्टेप को कभी भी इनसिक्योरिटी से के माइंडसेट से ना लें, लैक के माइंडसेट से ना लें कि अरे मेरे पास ये नहीं है। क्योंकि जब आप लैक के माइंडसेट से अप्रोच करते हैं तो आप गलत डिसीजन लोगे, गलत एक्शन लोगे। लेकिन जब आप अबंडेंट माइंडसेट से अप्रोच करोगे कि ठीक है, मैंने आज अपने फ्रेंड से ये सीखा और काश मैंने 5 साल पहले ये चीज़ कर ली होती, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ और अब मैं ये एक्शन लेना चाहती हूँ। तो दैट मीन्स मैं अबंडेंट माइंडसेट में हूँ। तो जब मैं अबंडेंट माइंडसेट से अपना एक्शन लूँगी तो मैं सही डिसीजन ले पाऊँगी। लेकिन जब मैं लैक से लूँगी तो मेरे अंदर फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी। अरे मैंने 5 साल वेस्ट कर दिए, मैं पागल थी, मुझे पता ही नहीं था। तो क्या हो रहा है, अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, लैक आ रहा है कि मेरे पास क्यों नहीं है, तो अब मैं जल्दी-जल्दी में गलत डिसीजन ले लूँगी। ओके। अच्छा, बहुत सारे वर्ड्स जब आपने यूज़ किए तो एक नर्वस सिस्टम आपने कई बार मल्टीपल बार यूज़ किया। राइट। तो मैं थोड़ा-सा ये क्लियर करना चाहता हूँ, नर्वस सिस्टम किस तरह से रोल प्ले करता है बॉडी में, इस पार्ट में? राइट। सो नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन बॉडी दोनों होता है। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बचपन में जब हम पैदा होते हैं, तो जब हम अपनी उसके पहले जाते हैं, जब हम अपनी मदर की वूम में होते हैं, तो लगभग 20,000 न्यूरॉन्स पर सेकेंड हमारे ब्रेन में डेवलप होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो आप सोचिए, जब हम पैदा होते हैं और पूरे जो शुरू के 10 साल होते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे न्यूरॉन्स बनते हैं इसी लेवल पे, इसी रेट से। ये तो बहुत ज़्यादा रेट है। और जब न्यूरॉन्स इतने बनते हैं तो न्यूरल कनेक्शंस बहुत सारे बनना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि चाइल्डहुड में आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो आपकी लाइफ का बेस है। क्योंकि जो एक्सटर्नल इनपुट आया चाइल्डहुड में, वो सारा आपकी बॉडी मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से आप सोच सकते हो, लॉजिकली डिकोड करते हो, वो तो बहुत बाद में आता है ना। तो हम बोलते हैं सिर्फ ब्रेन पे फोकस मत करो कि क्या चल रहा है। बॉडी मेमोरी बहुत बड़ी चीज़ है और लोग इसको हम सोमैटिक अवेयरनेस बोलते हैं कि हम जब बॉडी लेवल पे वर्क करते हैं तो बॉडी और ब्रेन दोनों को मिलाकर हम एक नर्वस सिस्टम का नाम दे देते हैं। ओके। तो मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब चीज़ों को देखते हुए ध्यान देना चाहिए इसमें। मतलब इसकी शुरुआत तो वहाँ हो जाती है, मतलब जब हम वोम में रहते हैं मदर की, तो ये तो पहले से देखना चाहिए फैमिलीज़ को भी कि किस तरह से बच्चे की वो होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी-कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मतलब देखना चाहिए क्या खा रहा है, पी रहा है और क्या देख रहा है, सुन रहा है और क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके। अगर मदर को लग रहा है प्रेगनेंसी के टाइम कि उनकी नीड्स मीट नहीं हो रही है, जैसे उनको भूख लग रही है और फैमिली में अगर कोई लोग अवेलेबल नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए और उन्हें क्रेविंग हो रही है और उनको अगर वो खाना भी नहीं मिलता है जो वो क्रेव कर रही हैं, तो इससे पता है क्या होता है, बच्चे के अंदर ये मैसेज जाता है कि मम्मी को ये चीज़ नहीं मिली, तो उनको भी अंदर लैक फील होने लगता है। तो
तो अब इससे क्या होगा, जब बच्चा बाहर आता है तो उसको समझ नहीं होगी कि उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट, उस टाइम ब्रेन तो डेवलप्ड ही नहीं था ना, लेकिन बॉडी ने, बच्चे की बॉडी ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया मदर के थ्रू। तो अब जो बच्चा इस दुनिया में आया है 5-6 साल तक, वो कहेगा कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। बट किस चीज़ की कमी थी? वो मदर को वो 9 महीने वो पूरा पोषण नहीं मिला, तो मदर को लगा कि अरे मेरे अंदर बॉडी में वो फूड ही नहीं गया जो मैं चाह रही थी, या फिर मदर को वो लव, केयर और सपोर्ट की ज़रूरत थी और किसी ने आके पूछा ही नहीं। तो मदर के अंदर वो वॉइड क्रिएट हुआ, तो वो बच्चे के अंदर भी गया। तो इसलिए क्या होगा, बच्चा जब बड़ा होगा उसके बहुत फ्रेंड्स भी होंगे, वो नेबर में भी खेलने जाता होगा, फिर भी उसे लगेगा कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, मुझे सब धोखा देते हैं। अब उसकी मम्मी कहेगी कि बेटा नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं, देखो कितना ख्याल रखते हैं। बट बच्चे को अंदर से लग रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अवेयरनेस है कि कुछ ना कुछ मिसिंग था जब वो अपनी मदर के वूम में था। ओके। आईटी प्रोफेशनल्स भी बहुत परेशान रहते हैं, मतलब प्रेशर फील करते हैं, फियर रहता है, तो वो लोग एंजाइटी और बर्नआउट को कैसे ओवरकम कर सकते हम्म इसके लिए हम एक ग्राउंडिंग प्रैक्टिस टेक्निक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वो उनका तो डेस्क वर्क रहता है, अगर वो उस डेस्क से नहीं उठ पाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ग्राउंड पे बिल्कुल टच कर देना है। और हमें ये सोचना है कि अगर मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन हो रहा है काम का, कि रोज़ इतनी सारी मीटिंग होती हैं, रोज़ इतनी सारी डेडलाइंस होती हैं, और परसों जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं यूरोप से और उनके आगे ये प्रेजेंटेशन भी देनी है, सारा डेटा दिखाना है, कैसे होगा? तो इसका मतलब आपके अंदर ओवरवेल्म चल रहा है, राइट? तो वो जितना ओवरवेल्म है, आप अपनी बॉडी को स्कैन करो, टॉप से लेकर बॉटम तक। अब आपको ये समझ में आएगा कि हो सकता है चेस्ट में, कहीं शोल्डर में, कहीं हैंड में कुछ ना कुछ एक टाइटनेस होगी। हैं? वो क्या है? आपका एक ब्लॉक्ड इमोशन है। तो उसको आपको, अगर सपोज आपके हार्ट में, आपको चेस्ट में फील हो रहा है, तो आप कहोगे कि हाँ ये हो सकता है, ये बहुत सोचने की वजह से हो रहा हो, स्ट्रेस की वजह से। जी। आपको धीरे धीरे इमेजिन करना है कि वो इमोशन आपकी पूरी बॉडी तक नीचे जा रहा है और फीट के थ्रू बाहर निकल के ग्राउंड के अंदर जा रहा है। तो इसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। दैट मीन्स आप मदर अर्थ को बोल रहे हो कि मेरे जितने भी नेगेटिव और एक्सेस इमोशंस हैं, मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जिससे कि मैं हल्का फील कर सकूँ। तो एक ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज हो गई, जिसको हम अपनी चेयर पे बैठ के ही कर सकते हैं। ओके। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इवन हम आप भी अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों तरह से माध्यम है लोगों के बीच कम्युनिकेट करने के लिए, कि मतलब पॉजिटिव भी निगेटिव भी। आप इसको सोसाइटी में किस तरह देखती हैं? मैं तो इसको पॉजिटिव ही देखती हूँ। ये नेगेटिव बनता है लोगों की वजह से, लोगों के खुद के माइंडसेट की वजह से। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उन्हें पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है, या लोगों, वो समझते हैं कि उनके मैसेज से लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और सोशल मीडिया का अच्छा ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कोई अपनी वैल्यूज़ को नहीं समझ पा रहा है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहा है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वजह से कितने सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, और अगर वो कुछ नेगेटिव बात बताते हैं, तो ऑब्वियसली वो उन्हें, बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, डिपेंड करता है कि जो इंसान है जो उसे यूज़ कर रहा है उसका क्या माइंडसेट है। नहीं, तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये हमारे ऊपर है, नो डाउट कि हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है या नेगेटिव, ये तो ठीक है, हमारे ऊपर है। बट लेकिन लेने वाले तो ज़्यादा नेगेटिव है ना। नेगेटिव मतलब कंटेंट आप भी जानते हो बहुत फ्लो होता है, राइट। इवन क्योंकि इवन आप देखोगे सोशल मीडिया में गोल्ड माइन पड़ी हुई है। जैसे अभी आप नो डाउट एक प्रकार से कहना चाहिए बहुत वैल्यूएबल ज्ञान दे रहे हो, और हमारे साथ कई गेस्ट ऐसे आए, वैदिक साइंटिस्ट और भी गेस्ट, जिन्होंने बहुत वैल्यूएबल ज्ञान दिया है। बट लेकिन देखा जाए कि कंटेंट कौन से ज़्यादा फ्लो होते, तो वो ईजिली समझ में आते हैं, राइट। है ना? तो फिर लेने वाले के ऊपर भी तो है, उसको क्या कहना चाहोगे आप? देने वाला तो चलो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। या बिल्कुल। तो हम जो देने वाले लोग हैं, जो अपनी नॉलेज को समाज में बांट रहे हैं, हम जितना ये करते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है जो लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे करके उनको भी समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये पॉजिटिव कंटेंट से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अब मैं तो इसे ये मानती हूँ कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ में, लाइफ में जो जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसका भी एक समय आता है। अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि अभी हम हीलिंग के लिए रेडी नहीं है, अभी हम पॉजिटिव चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो शायद आपकी लाइफ में वैसे ही सीक्वेंस बनते रहेंगे, और आपके पास सामने सोल्यूशन होगा, फिर भी आप उसे नज़रअंदाज कर दोगे और आप कहोगे इससे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार चीज़ें हैं।
तो मैं यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को बता सकते हैं, अगले 10 साल में लेने वाले लोगों की संख्या डेफ़िनेटली बढ़ेगी। और जैसी एक जने की वो रिसेप्टिविटी इंक्रीज़ होती है, उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, तो वो एक पॉज़िटिव जो इंसान होता है, वो अगले 5-6 लोगों को और पॉज़िटिविटी फैलाता है। हुँ। तो ये एक-एक इंसान से बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस फ़ील होता है। और मुझे लगता है कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबल व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, अगर वो इस चीज़ को समझना स्टार्ट करें, तो वो अपने बच्चों को अभी से ही बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं और इमोशनली रेज़िलिएंट बना सकते हैं। तो ये एक-एक जने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने तो बहुत ही पॉज़िटिव आंसर दिया सिंप्लिसिटी के हुँ, साथ। हुँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है और एक आईक्यू होता है। आपके हिसाब से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? किसी भी फ़ील्ड में घुसने के लिए मैं ये बोलूँगी कि आईक्यू इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उसमें सस्टेन करना है तो ईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हम किसी भी फील्ड में होते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमारी टेक्निकल नॉलेज ठीक है, होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएँगे। बट एंड में आपको किसके साथ वर्क करना है? अगर आप इंडिपेंडेंटली एक सोलोप्रेन्योर भी हैं, तो भी आपको लोगों से डील करना ही करना है, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते सोसाइटी में। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि पहले मैं अपने खुद के इमोशंस को समझ पाऊँ और दूसरे के इमोशंस को भी मैं समझ रही हूँ। और फिर मैं एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले रही हूँ और थोड़े सोच समझ के बातों को बोल रही हूँ, है ना? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, वो अपने स्कूल में हमेशा से टॉपर रहा है और काफ़ी ओलंपियाड्स में उसने बहुत अच्छा किया। फिर कैट का भी एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और अब उसने एमबीए कॉलेज पास आउट किया। 5 साल का, 6 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है। आईक्यू बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ईक्यू में कमी आ जाती है, तो लोगों के साथ उसकी लड़ाई स्टार्ट होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे हुँ। और वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। क्योंकि लीडर अच्छा बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है और वो माइंडसेट पे आपके डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपके टीममेट्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो अगर आपके पास ईक्यू अच्छा से डेवलप्ड है, तो आप समझ पाओगे वो क्यों नहीं काम कर रहे अच्छे से, इसके पीछे कोई रीज़न है। आप उनकी बातों को समझोगे, उन्हें मौका दोगे बोलने का और एक हेल्दी डिस्कशन करोगे। लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आप उन्हें जाके डाँटोगे कि तुमने काम ढंग से नहीं करा और फिर आप उन पे ब्लेम गेम खेलोगे और वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे कि हमारा बॉस हमें हमेशा आके कुछ ना कुछ बोल देता है नेगेटिव, और इससे क्या होगा? मन में खटास डेवलप होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और किसी को काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ईक्यू हमारी बात की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। अच्छा, कोई एक बहुत पावरफुल अफ़र्मेशन टेक्निक बताइए ना कि मतलब जो चाहे वो लाइफ़ में व्यक्ति हासिल कर सके। कुछ ऐसा है? ओके। मैं तो इसमें यही बोलूँगी कि जब हम एफ़र्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसे सिर्फ़ कॉन्शियस लेवल पे बोल देते हैं, बट वो सच में ट्रू नहीं हो पाती। क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे आइडेंटिटी हमने चेंज ही नहीं करी, कोर आइडेंटिटी चेंज नहीं करी। तो मैं इसका शॉर्ट ये आंसर नहीं दूँगी कि ये एफ़र्मेशन बोलो और सारी चीज़ें आ जाएँगी। मैं इसको हमेशा एक प्रैक्टिकल ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड वे में डील करना चाहूँगी कि आप अपनी कोर आइडेंटिटीज़ पे वर्क करें। दैट मीन्स अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में बनना, आप पूछें कि मेरी अभी कोर आइडेंटिटी क्या है? ठीक। ठीक है? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है और इसको कहीं न कहीं, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, इसको कहीं न कहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्या मेडिटेशन से? क्योंकि मेडिटेशन मेडिटेशन में भी जैसे प्रोसेस तो कई बताई जाती हैं कि आप अपनी सांसों में ध्यान दो या आप शून्यता में बैठ जाओ। बिल्कुल। उसमें से एक प्रोसेस ये भी है कि आप खुद सवाल खोजो कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। तो हाँ, क्या इसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं डेफ़िनिटली। और मैं इसको एक अपने एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। जैसे आप हैप्पी बनना चाहते हैं लाइफ़ में। आपकी लाइफ़ में 5-6 साल से बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं और आप अपने आप को बोल रहे हो आई एम हैप्पी। बट सबकॉन्शियस लेवल पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आई एम रियली हैप्पी। आप कह रहे हो मैं थक गई हूँ बोल-बोल के आई एम हैप्पी, कुछ भी मैं हैप्पी नहीं फ़ील कर पा रही सच में। तब क्या करना है, आप अपने थॉट्स लिखोगे पहले एक कॉलम में कि हाँ, मुझे ये थॉट्स फ़ील होते हैं। उसके बाद आप अपने इमोशंस लिखोगे कि मैं ये फ़ील करती हूँ अपनी बॉडी में, ये वाले इमोशंस फ़ील करती हूँ। अब आप कोर आइडेंटिटी लिखोगे, तो आप कोर आइडेंटिटी में तो यही कहोगे पिछले 6 साल तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम होपलेस, एवरीथिंग रॉन्ग हैपेंस विद मी, आई एम अनलकी।
अब आपने ये पकड़ लिया, यहाँ पे कोर आइडेंटिटी क्या है, इस लड़की की कोर आइडेंटिटी है कि ये खुद को अनलकी समझ रही है। तो मैं उससे पूछूंगी क्यों लगता है तुम्हें, फिर वो पास्ट में जाएगी, उसे 2-3 ऐसे इंसिडेंट और मिलेंगे, वो कहेगी मेरी लाइफ में ये भी ऐसा हुआ था, ये भी ऐसा। तो अब उसके अंदर कोर आइडेंटिटी है कि वो अनलकी है। तो जब कोर आइडेंटिटी अनलकी की है, तो चाहे वो जितना मर्जी बोल ले आई एम हैप्पी, वो हैप्पीनेस अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि कोर आइडेंटिटी चेंज नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी, जब भी आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, हमेशा खुद से पूछो कि मैं चाहती क्या हूँ, और कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, दूसरा इंसान क्या कह रहा है कि आप ये चाहो। तो अगर आप कुछ भी एफर्मेशन बोलते हो, उसको फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लेवल पे। जब तक आप उसे फील नहीं करोगे, आपकी सोमैटिक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी उस न्यू चीज़ को पहचान नहीं पाएगी। अदरवाइज सिर्फ आप कॉग्निटिवली बोल रहे हो आई एम हैप्पी, बट वो चीज़ें आपके साथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। वो बोलेगी कि मेरे पास पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज हैं, जब आप अनहैप्पी थे, तो मैं कैसे बोल दूं कि आप हैप्पी हो? तो इसलिए क्या करो, जो भी हैप्पीनेस की फीलिंग है उसको पूरी तरीके से फील करो। ऐसे सोचो कि एक हैप्पीनेस का स्विमिंग पूल है, उसमें आप स्विम कर रहे हो, उसको पूरा सोक और अब्जॉर्ब करो, तब आप जो है एफर्मेशन का पूरा मजा ले पाओगे। ओके, लास्ट में एक चीज़ चाहूँगा, प्लीज़ एक कोई अच्छी एडवाइस या मैसेज जो आप देना चाहो। ओके, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको जैसा भी लगता है कि आप जिस तरीके के भी इंसान हैं, शायद आपकी लाइफ अभी तक बिल्कुल ट्रैक पर नहीं आ पाई है, क्या आप खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हो? हम लोग सेल्फ लव की बहुत बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे से क्लाइंट्स बोलते हैं कि सेल्फ लव ना मुझे ताने बहुत फेक लगता है, मैं नहीं कर सकता सेल्फ लव, ये सब बेकार की बातें हैं। सेल्फ लव डायरेक्टली नहीं होता, ये मेरा खुद का मानना है। मैंने इसको एनालाइज किया कि क्यों नहीं लोग सेल्फ लव इतना कर पा रहे, उन्हें लग रहा है कि अरे ये सब क्या फालतू की चीजें हैं। पहले आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद आता है सेल्फ लव। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, वो रिश्ते की बात करने जाते हैं, अब वो लोग 1 महीना एक दूसरे से बात करते हैं, जज करते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी क्या है। अगर दोनों इंसान एक दूसरे को हाँ बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलेंगे कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मान लो किसी को किसी का कॉम्प्लेक्शन नहीं पसंद, या कोई ये बोले कि मुझे तुम्हारी जॉब नहीं पसंद, तुम पहले ये चेंज करो, मैं तुमसे शादी करूंगा, तो ऑब्वियसली उनकी शुरुआत ही गलत हो रही है। तो आप किसी को हाँ ही तब बोलते हो जब आप उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद आप उनके थॉट्स को या उनकी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद आता है लव। तो इसलिए जब खुद पे बात आती है तो सीधा सेल्फ लव पे हमें नहीं जाना चाहिए, हमें पहले खुद को एक्सेप्ट करना है। हाँ, मेरी लाइफ पिछले 10 साल बहुत बेकार रही है और मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई, इट इज़ ओके। मेरी शायद लाइफ का प्लान ही यही था, लेकिन अब तो मुझे पता है ना कि मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। अब तो मुझे पता है, तो क्यों ना अभी से शुरुआत करते हैं। फिर आपको लगेगा कि अरे मेरे फ्रेंड्स तो सारे आगे चले गए, मेरे तो 10 साल वेस्ट हो गए, तो तब भी आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। You have to come at peace with whatever happened with you, good or bad. और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं ज़रूर बोलूँगी कि इट इज़ ईजियर सेड देन डन अगर किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, बट पहले एक्सेप्ट करो। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट तो बिल्कुल कर लो। अगर आपको पता है मेरे अंदर 10 इनसिक्योरिटीज़ हैं और जब तक मैं ये इनसिक्योरिटीज़ को ठीक नहीं करूँगी, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के प्रॉब्लम आएंगी। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये 10 इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो जिनकी शादी हो गई है, उनका वो सब बहुत खुश लग रहे हैं बाहर से, आपको नहीं पता उनके अंदर क्या इनसिक्योरिटी है। लेकिन अगर आप ये सोचो उनके अंदर तो इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरे अंदर क्यों है, तो फिर आप फिर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो पहले एक्सेप्ट कर लो, जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, पूरी तरीके से समर्पण करके एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद आता है खुद को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। लेट्स सपोज आप जल्दी उठना चाहते हो, आज फिर आपने स्नूज का बटन दबा दिया और आप जल्दी नहीं उठे, फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप उठ पाते तो आप उठ जाते, आप नहीं उठे फिर भी रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि ना क्या होता है, जब हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं तो हमारे एक्शंस या हमारा जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है दूसरों को, और वो भी हमारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है जी। तो अपनी रिस्पेक्ट ज़रूर करें।
और उसके बाद जब आप अपनी रिस्पेक्ट कर लेंगे कुछ दिन तक, आपको लगेगा कि यार आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी ओपिनियन ऑफ माइन, और मुझे पता है मेरे अंदर ये कमियां हैं और मैं ये चीज़ कर देती हूँ जो नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। उसके बाद आप सेल्फ लव जर्नी पे जाओ। ओके, आपके साथ ये बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट था। तानिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच।